हम आखिर मेंटल हेल्थ के बारे में बात क्यों करें? तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो रहा है। जो हमारे माशरे की एक मुश्किल है, एक परेशानी है। ये थेरेपी और डॉक्टर ये सारी चीज़ें बहुत शैतानी वसवसा है। फैमिली इश्यूज़ होते हैं, मिसाल के तौर पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सब्र करना चाहिए, इबादत में ज़्यादा वक़्त गुज़ारना चाहिए। माँ-बाप बच्चे के दुश्मन नहीं होते हैं, वो देखते हैं मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा जो है मार्क्स अच्छे लेके नहीं आ रहा है। अभी राय हल क्या है? अभी हम क्या कर सकते हैं उस बच्चे के साथ कि उसको उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो अभी डाउन हो चुका है, उसको फिर से ऊपर लेके आएँ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक और अहम टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जो हमारे माशरे की एक मुश्किल है, एक परेशानी है और वो है मेंटल हेल्थ। माशरा हमारा इज़्तिराब, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ज़हनी दबाव इन तमाम मसाइल से जूझ रहा है और माशरे का तकरीबन हर तबका, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा हो, मर्द हों, बच्चे हों, औरतें हों, सब के सब इन मसाइल में गिरफ्तार हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन मसाइल को डिस्कस करें और इनका राय हल पेश करने की कोशिश करें। इसी बात के पेश नज़र आज हमारे साथ मौजूद हैं क्वालिफ़ाइड मेंटल हेल्थ की एक्सपर्ट डॉक्टर साइमा ज़ैदी साहिबा। आइए चलते हैं इनकी खिदमत में, ये सारे मसाइल डिस्कस करते हैं, उनके राय हल को भी जानते हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले कि मैं अपने सवाल की तरफ आऊँ, मैं चाहता हूँ कि एक अपना आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें। मैं एक न्यूरो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। मेरा फ़ील्ड ऑफ वर्क मेनली न्यूरो रिहैबिलिटेशन, पीडियाट्रिक्स और मेंटल हेल्थ में है, जहाँ मैं बच्चों और बड़ों के साथ काम करती हूँ, ऑटिज़्म, एडीएचडी, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इस तरह की कंडीशंस में, लेकिन थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ख़ैर मेरा पहला सवाल यहाँ पर ये है कि हम आखिर मेंटल हेल्थ के बारे में बात क्यों करें? उसकी अहमियत क्या है? हमारे लिए इस बात के ऊपर गुफ्तगू करना क्यों ज़रूरी है? तो इस बात का जवाब मैं एक किस्से के साथ शुरू करूँगी। कुछ साल पहले की बात है जब मेरी गुफ्तगू एक ख़्वार से हो रही थी, जो बहुत ही सख्त वक़्त के साथ गुज़र रही थीं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अपने घरवालों से बात करना चाहिए ताकि वो उन्हें बता सकें कि उनके बदलाव बिहेवियर्स में जो बदलाव आए हैं, वो क्यों आए हैं। बहुत हिम्मत जुटा के जब उन्होंने घर पे बात की तो उनसे ये कहा गया कि तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो रहा है। तुम्हें सब्र करना चाहिए, इबादत में ज़्यादा वक़्त गुज़ारना चाहिए। कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर कमी हो रही है। ये थेरेपी और डॉक्टर ये सारी चीज़ें बहुत शैतानी वसवसा है। इस तरह के रिस्पॉन्सेज़ आमतौर से घरों में देखे जाते हैं। इसके इफ़ेक्ट में ये होता है कि एक इमोशनल शटडाउन हो जाता है, जहाँ पे नौजवान अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस या अपनी जो परेशानियाँ हैं, वो घर के अंदर ना शेयर करके घर के बाहर एक स्पेस ढूँढना स्टार्ट कर देते हैं। इससे मिसगाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गलत मशवरे मिल जाते हैं। कभी-कभी इत्तेफ़ाक ऐसा होता है कि उनके ज़िंदगी में सही दोस्त हैं या सही कंपेनियंस हैं जो उनको बता सकते हैं किस रास्ते पे जाना है। लेकिन अक्सर अगर हम टीनेज की बात करें या यूथ की बात करें, तो रॉन्ग कंपेनियनशिप या फिर गलत कोपिंग हैबिट्स यानी अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए गलत हैबिट्स में पड़ जाना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हैं। जब हम मेंटल हेल्थ की बात अपने घर में करना शुरू करेंगे, इमोशंस डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, टीनेजर्स घर के बाहर स्पेस ना ढूँढ के घर के अंदर ही डिस्कस करना और सुकून ढूँढना शुरू करेंगे। हम अगर बायोसाइकोसोशल मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि आम तौर से हमारी ज़बान में बहुत कॉमन एक फ्रेमवर्क है। अम, आजकल जो पढ़ाई या जो इन रिसर्चेज़ हो रही हैं, जो एंगल्स देखे जा रहे हैं, उसमें स्पिरिचुअलिटी को भी कंसिडर किया जा रहा है। यहाँ पे एक जब बायोसाइकोसोशल मॉडल कहते हैं, तो हमारी बायोलॉजी यानी हमारी ब्रेन किस तरीके से वायर्ड है, हमारी साइकी यानी हमारी नर्व्स और तीसरा हमारा एनवायरनमेंट, तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अक्सर ये होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में आस-पास ऐसे लोग मौजूद हैं और उनके ऐसे अमल हैं कि जिसकी वजह से हमारी अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजी या इमोशन से डील करने की कुव्वत पे काफ़ी ज़्यादा असर होने लगता है। ये तीनों पर्सपेक्टिव्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ बेशक स्पिरिचुअलिटी का पर्सपेक्टिव भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इनफैक्ट इनके ऊपर कई रिसर्चेज़ हो रही हैं और इन्हें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी जा रहा है। तो यहाँ पे आपने भी एक बात कही कि जब किसी ने अब जो आपने वाक़या बताया कि किसी ने कहा कि मैं एंग्ज़ायटी का शिकार हूँ या डिप्रेशन का शिकार हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो गया है। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ कि
ये एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इसके ऊपर इस बात का असर होता है कि अगर इंसान मान लीजिए गुनाहों में मुलव्विस है, इंसान गलत सोबतों में पड़ा हुआ है, इंसान गलत तरीके से जो है वो कमाई कर रहा है, इंसान गलत राहों के ऊपर है, तो कहीं न कहीं जो है वो उसके ऊपर, उसकी ज़ात के ऊपर, उसकी ज़िंदगी के ऊपर इस तरह का असर पड़ता है। कुरान, रवायात इस बात की तरफ इशारा करते हैं। यही वजह है कि कुरान ने कहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी अगर तुम अपने कुलूब को इत्मीनान देना चाहते हो तो बेहतरीन तरीका उसका अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह की याद है। हाँ, हो सकता है कि बाहरी कोई असर हो, दूसरे भी असरात हों इंसान की ज़िंदगी पर। मिसाल के तौर पर इंसान के जो है वो रोज़गार के लिए कोई मसाइल हों, इंसान की एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन क्या कहते हैं, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि अगर इंसान दीन से दूर हो जा रहा है या नमाज से दूर हुआ जा रहा है या दीनी जो वो अहकाम है उनसे दूर हुआ जा रहा है तो उसकी ज़िंदगी पर उसके असरात नहीं होते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से इस्लाम ने कहा कि अगर तुम डिप्रेशन में हो, अगर तुम प्रॉब्लम में हो, अगर तुम ज़हनी यानी मेंटल प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, ज़हनी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, तो आओ तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज़ है अल्लाह का ज़िक्र है। तो उसके से सलवात के लिए रवायत में वारिद हुआ है कि अगर तुम परेशान हो, उलझन का शिकार हो, तो तुम्हारे लिए जो है वो सलवात बेहतरीन तरीका हो सकती है। और भी बहुत सी रवायतें, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसमें वारिद नहीं होऊँगा अब तक, क्योंकि ताकि कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने इस बात को आपके सामने पेश किया। सवाल इसके आगे ये है कि जो घर में जो इश्यूज़ होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, मिसाल के तौर पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, झगड़े होते हैं मियाँ-बीवी के दरमियान, माँ-बाप के दरमियान, और बहुत से मसाइल जिससे लोग आपस में एक-दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। ये तमाम चीज़ें यानी घर के जो मेंबर्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें इंसान की यानी मेंटल हेल्थ के ऊपर किस कदर असर डाल सकती हैं? जी बिल्कुल असर करता है। हमारा होम एनवायरनमेंट हमारे नर्वस सिस्टम का बेस होता है। अगर हमारे घर में कांस्टेंट क्रिटिसिज्म हो, जहाँ हमारी कमियों पे ऊपर बार-बार पॉइंट किया जा रहा हो, एक्सपेक्टेशंस चाहे वो मियाँ-बीवी की हो या फिर बच्चों के साथ हो, ये बहुत ही अनक्लियर हो, या फिर एक कांस्टेंट कंपैरिजन हो, चाहे बच्चों के आपस में हो या जो नौजवान हैं उनके कंपैरिजन्स हो, तो इससे हमारा जो ब्रेन का एक मैकेनिज्म होता है जिसे सर्वाइवल मोड कहते हैं, जिसको हम हमारी ज़बान में फ़ाइट फ्लाइट मैकेनिज़्म कहते हैं, ये कॉन्स्टेंटली ये स्विच ऑन रहता है। इससे हमारे जो अंदर के सिस्टम्स होते हैं, चाहे हमारा वो ब्लड रेगुलेशन है, चाहे वो हमारी इंटरनल रेगुलेशंस हैं, ये सब हमेशा हाई स्टेट में होते हैं, जो कि एक कांस्टेंट स्ट्रेस को अक्यूमुलेट करता है। हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, वो कॉन्स्टेंटली हाई होता है। घर को अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो डेफ़िनेटली घर एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ इंसान को सुकून मिलना चाहिए। लेकिन अगर घर में एक कांस्टेंट कंपैरिज़न का कल्चर है और वहाँ पर सुकून नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हमारी इमोशनल स्टेट के ऊपर असर होगा। इसको अगर थोड़ा-सा और वाज़ेह करें तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो यूथ हैं, उनके लिए जो है मसला हल होगा। स्पेशली माँ-बाप के लिए भी, या जो नए शादीशुदा जोड़े हैं जिनके दरमियान इस तरह के नोक-झोंक होती रहती है, तो और ज़्यादा उनके लिए ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर एक न्यूलीवेड हैं, जो एक-दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे शुरू से अगर क्रिटिसिज़्म हो रहा है, जहाँ पे एक-दूसरे की कमियों को डिस्कस किया जा रहा है या एक-दूसरे की कमियों को पॉइंट किया जा रहा है, तो एक तनाव-सा, एक स्ट्रेस-सा हमारी बॉडी में मौजूद रहेगा हर वक़्त, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस होते हैं। जो सुकून मिलना चाहिए वो सुकून नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे और एक मिसाल अगर देखा जाए तो 2 बच्चे अगर हैं घर में और उनकी ग्रेड्स अलग-अलग आ रहे हैं और हर वक़्त उनके ग्रेड्स को कंपेयर किया जा रहा है, जो कि आमतौर से घरों में होता है। एक हेल्दी कंपैरिज़न अलग चीज़ होती है और एक अनहेल्दी कंपैरिज़न अलग होता है। जब अनहेल्दी कंपैरिज़न की बाउंड्री क्रॉस हो जाती है, जहाँ पे उठते-बैठते या हर उनके एक्शन पे सिर्फ़ यही कहा जाए कि देखो तुम ये काम कर रहे हो या तुम ज़्यादा वक़्त अपने फ़ोन में बिता रहे हो ना, तुम्हारे नंबर पीछे रह जाएँगे। दूसरे बच्चे के या किसी दूसरे बच्चे के नंबर ज़्यादा आएँगे, या तुम सुबह सवेरे उठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दूसरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तुम पीछे रह जाओगे, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं बन पाओगे। इस तरह के जुमले जब
कोई बच्चा, कोई नौजवान हर वक़्त अपने कानों में सुनता रहेगा, तो उसके जो इंटरनल सिस्टम्स हैं वो हमेशा मतलब वो ज़ाहिर नहीं होगा कि इंटरनली क्या हो रहा है। हो सकता है वो चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, आम तौर से जैसे हम हैं वैसे है। लेकिन फिज़ियोलॉजिकली बॉडी के अंदर बहुत कुछ हो रहा है और वो हमेशा हायर स्टेट पर है। जो कि एक वक़्त के बाद धीरे-धीरे जो स्ट्रेस है पाइल अप होता जाता है और वो पाइल अप होते हुए एक दिन एकदम से एक्सप्लोड होता है। जो अक्सर एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या फिर अगर हम लेबल ना करें कोई डायग्नोसिस तो एक अ, बहुत ही डिस्ट्रेस्ड इमोशनल स्टेट में आ जाता है जिससे उनका ओवरऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़िंदगी में जो भी हालात हैं, मुश्किलें आ रही हैं, उनसे डील करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। उस वक़्त हमें ऐसा लगता है कि ये कैपेबिलिटी क्यों कम हुई है, बल्कि इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जड़ें हैं, वो शायद बचपन से स्टार्ट हो गई थी या फिर जब से बच्चे ने समझना शुरू की ज़िंदगी, तब से स्टार्ट हो गई थी। ये एक अहम पॉइंट है जो हमारे घरों में कई बार मिस कर दिया जाता है। जी, बहुत ही अच्छे पॉइंट की तरफ आपने इशारा किया डॉक्टर साहबा। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ और अभी हमको पता लगा है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बच्चे के दुश्मन तो नहीं हैं। माँ-बाप बच्चे के दुश्मन नहीं होते हैं, वो देखते हैं मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा जो है मार्क्स अच्छे लेके नहीं आ रहा है। तो वो उसको एक तरीके से इमोशनली या यूँ कहा जाए कि उस कंपैरिज़न करके दूसरे बच्चे के साथ उसको ऊपर लाना चाहते हैं कि सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स भी हमसे चाहते हैं कि हम टॉपर बने, हम ऊपर आएँ। तो फ़र्ज़ कीजिए इससे पहले वही चीज़ें हमने की कि जो जैसा भी आपने बताया। अभी राय हल क्या है? अभी हम क्या कर सकते हैं उस बच्चे के साथ कि उसको उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो अभी डाउन हो चुका है उसको फिर से ऊपर लेके आएँ? हमारे घरों में हम एक इमोशनल सेफ्टी प्लान बना सकते हैं, चाहे आपके जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर हो या न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर हो। ये बात तो सही है कि सबके मिजाज अलग होते हैं, सबका नेचर और सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग होता है, तो हम सबको एक राह पे नहीं ला पाएंगे। लेकिन कुछ बेसिक ग्राउंड रूल्स कर सकते हैं कि जिससे हम घर के अंदर एक सुकून वाला एनवायरनमेंट डेवलप कर सकें। सबसे पहला चेंज हमें डाइनिंग टेबल कन्वर्सेशंस में लाना है जिस वक़्त हम इकट्ठा होके खाना खा रहे हैं या फिर ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जब हम रात में इकट्ठा खाना खाने बैठे हैं तो हमारे सेल फ़ोन्स या टीवी के साथ वक़्त ना बिता के हम आपस में एक-दूसरे से बात करें, पूछें कि दिन कैसा गया, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो परेशान कर रही है। या अगर कोई खामोश है तो उसके खामोश चेहरों के पीछे की बात को जानने की कोशिश करें, चाहे वो पर्सनली या फिर साथ में बैठ के। ये जो शिफ्ट इन कन्वर्सेशन आएगा, ये एक स्पेस क्रिएट करेगा इस तरह के बातचीत को कॉन्फिडेंटली अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने के लिए। दूसरी चीज़ हम अपनी फैमिली को किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने कई बार सुना है, जैसे हम बात कर रहे हैं या किसी सोशल गैदरिंग में हैं, तो ये कहा जाता है कि भई हमारी फैमिली तो बहुत ही गुस्वर है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है सबको। हमारी सभी हमारे घर में हर किसी के मिज़ाज में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हम अपने आप को गुस्से से आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। ये आइडेंटिफ़ाई ना करते हुए अगर हम ये कहना शुरू करें कि हमारी फैमिली के अंदर बातचीत, सुनने और सुनाने का कल्चर है, जहाँ हम एक-दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं और अ, इमोशंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये एक शिफ्ट क्रिएट करेगा हमारी आइडेंटिटी के लिए एंड डेफ़िनेटली मेंटल हेल्थ या इमोशंस के बारे में बात करना ईज़ी हो जाएगा। थर्ड थिंग अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, किसी तरह की प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो रीच आउट करें। आमतौर से हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा होता है, जहाँ ऐसा लगता है कि अगर हम कहीं पे किसी प्रोफ़ेशनल से बात करेंगे, चाहे वो थेरेपिस्ट हों या डॉक्टर हों, तो ऐसा लगेगा जैसे हमारे बच्चे के अंदर या हमारे नौजवान के अंदर कोई कमी है और उसके बारे में बात किया जाएगा। ये स्टिग्मा हम तभी ब्रेक कर पाएँगे जब हम इस तरह के डिस्कशंस को हमारी सोशल गैदरिंग में, हमारी फैमिली के अंदर आम डिस्कशन करेंगे। हमारी बॉडी में जब कोई तकलीफ होती है, फ़ीवर होता है, तो हम एक-दूसरे से बता पाते हैं कि आज थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। लेकिन अगर कोई इमोशनली लो है या किसी को थोड़ा-सा वक़्त चाहिए रिकवर होने के लिए किसी गम से या फिर किसी स्ट्रगल
किसी स्ट्रगल से, या चाहे वो फाइनेंशियल हो या मैरिज में हो, तो हम उसके बारे में बातें बनाना शुरू कर देते हैं। ये एक कल्चर बहुत स्ट्रांगली हमें दूर करके एक बहुत ही एम्पैथेटिक कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, जो कि हमारे अदब में भी मौजूद है। बेशक, दीन इस्लाम भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि फैमिली का जो माहौल है, वो अच्छा बना के रखें, फैमिली के साथ उनकी बातों को सुनें, उनके इमोशंस जो हैं या उनकी फीलिंग्स जो हैं, उनको जानने की कोशिश करें। ना सिर्फ़ कि अपनी बात नहीं, ख़ास तौर से मर्दों के लिए कि नए नए कि जो है वो सिर्फ़ अपनी बात को थोपें उनके ऊपर, जो आप चाहते हैं बस वही होना चाहिए। क्योंकि हर इंसान का मिज़ाज अलग होता है, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है। हमको इंसान के सोच के मुताबिक बात करनी चाहिए। अहादीस में भी है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हैं क्या कहते हैं इस्लाम का पैगाम लेके, तो उस वक़्त उन्होंने भी ये बात कही कि हमने अपनी अक़ल के मुताबिक लोगों से बात नहीं की है, बल्कि उनके अक़ल के मुताबिक और उनकी सोच के मुताबिक, उनका जो सोचने का स्टैंडर्ड है और लेवल है, हमने उसके मुताबिक बात की, तब इस्लाम इतना कामयाब हो सका। और यही वजह है फ्लेक्सिबिलिटी इस्लाम की, कि वो उसने हर तबके के लिए इंसानियत के कानून रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात आप कर रही थी। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा ख़ैर, वो ये है कि हमारे जो जवान हैं स्पेशली जो कॉलेजेस में हैं या जॉब में हैं, वो बाहर एक ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बाहर गुज़ारते हैं और वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो किस तरीके से ये हो सकता है, और वहाँ से उनके ऊपर प्रेशर भी होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का। तो ये कैसे हो सकता है कि हम यानी वो अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकें और प्रैक्टिकली यानी वो कौन से कदम वो उठाएँ जिसके ज़रिए से इन प्रेशर्स वगैरह से वो यानी बच के रहें और सेफ हो सकें। यानी खुदा नहीं हम की जो है वो मेंटल सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात है। नर्वस सिस्टम को अपने रीसेट करें, यानी हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म होता है, इसके लिए आप 5 से 7 मिनट अपने रोज़ाना के रूटीन में गुज़ार सकते हैं। मतलब आपको कुछ अलग से नहीं करना है, आप जो कर रहे हैं उसी में इन्वॉल्व करना है। हमारी ज़बान में इसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये अगर हम देखें तो हमारे रोज़ के अहकाम और अदब में मौजूद है। जिस वक़्त हम वज़ू कर रहे हैं, हम धीरे-धीरे वज़ू करें, पानी को महसूस करते हुए करें, जिसे सेंसरी अवेयरनेस की ज का कहा जाता है, जिसे सेंसरी अवेयरनेस कहा जाता है। जब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, बेहतर यही है कि हम नमाज़ आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ें। जब हम सुजूद में हैं, तो एक लॉन्ग सुजूद, यानी कि एक थोड़ा-सा टाइम दें सुजूद में, तो वो जो प्रेशर फ़ील होता है, एक डीप प्रेशर हमारे माथे पे फ़ील होता है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग टेक्नीक होती है, हमारे बॉडी को रीसेट करने के लिए और काम डाउन करने के लिए। तीसरा, जब हम तिलावत कर रहे हैं तो एक लो पिच में और आहिस्ता-आहिस्ता तिलावत करें। हमारी एक नस होती है, वेगस नर्व जिसे कहते हैं, वो एक्टिवेट होती है, जो हमारे बॉडी को इंटरनली फिजियोलॉजिकली काम डाउन करती है, हमारे सिस्टम को रीसेट करती है। ये सारे प्रैक्टिसेस, ये 3 प्रैक्टिसेस जो मैंने बताए हैं, हमारे रोज़ के एक्टिविटीज़ हैं, बस हमें उसे स्लो करना है। माइंडफुलनेस की एक दूसरी प्रैक्टिस जो है, वो हमारी खाते वक़्त की प्रैक्टिस है। जब हम खा रहे हैं, तो खाने को महसूस करें, हमारे सेंसेस को यूज़ करें। उसकी स्मेल है, टच है, टेस्ट है। आमतौर से हम खाते वक़्त कोई टीवी सीरियल देख रहे होते हैं या कोई रील देख रहे होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के लिए और हमारे माने इंटरनल सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। 1 बार, 2 बार में नहीं समझ में आता, लेकिन जब ये प्रैक्टिस रोज़ हो रही होती है, तो हम अपने अटेंशन को और हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी दोनों को कम कर रहे होते हैं। इससे मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगी, जो है सोशल मीडिया बाउंड्रीज़। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हाँ, अपने लिए डिटॉक्स, यानी कि अपने आप को डिजिटली थोड़ा-सा दूर रखने की कोशिश करें। चाहे वो किसी भी तरह का सोशल मीडिया हैंडल हो या जो हम अनप्रोडक्टिव ब्राउज़िंग करते हैं, इसमें लिमिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्चर्स भी ये कहती हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है इस प्रैक्टिसेस के साथ। नेक्स्ट, अगर हम अपनी हैबिट्स को देखें, तो हमें ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि हमारी हैबिट्स कैसी है। जब मैं हैबिट्स की बात करती हूँ, तो मैं बहुत ही मुख्तसर तरीके से बताना चाहूँगी कि हैबिट्स 2 तरीके से फ़ॉर्म होती हैं। एक आइडेंटिटी ड्रिवन होती है और एक आउटकम। आइडेंटिटी यानी कि हम अपने आप को कैसे पहचान रहे हैं, और आउटकम मतलब यानी गोल क्या सेट कर रहे हैं। जैसे कि मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है। तो ये
गोल बेस्ड हैबिट है जो कि सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंडेंट होएगी। जितनी देर हम मोटिवेटेड हैं उतनी देर हम डिसिप्लिन होने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जब आइडेंटिफाई करेंगे, हम अपने आप को पहचानेंगे डिसिप्लिन पर्सन, तो हम खुद से सवाल करेंगे कि हम ऐसी क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या करना चाहिए जिससे मैं एक डिसिप्लिन पर्सन बनूँ या मैं एक रैंकर स्टूडेंट बनूँ। तो ऑटोमेटिकली हमारे डेली प्रैक्टिसेस में शिफ्ट आने लगता है। अम, अगर हम अपने आप से ये सवाल भी पूछना शुरू करें कि मैं कौन हूँ? मैं किस तरह का इंसान बनना चाह रहा हूँ? अगर हम ये खुद से पूछें तो हम अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम अपनी इमोशनल प्यूरिफिकेशन के लिए क्या कर रहे हैं? ये सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने बताई हैं, ये माइंडफुलनेस का पार्ट है। नेक्स्ट आता है कि हम अपनी फीलिंग्स, हम अपने इमोशंस किसके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अक्सर हम गलत कंपेनियंस या गलत मशवरे ले लेते हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं जो हमें सही राय नहीं बता रहे हैं। एक मोतबर दोस्त होना, एक सही कंपेनियन होना बहुत ज़रूरी होता है अपने इमोशंस के लिए। नेक्स्ट आता है हम डेली डेली 5 मिनट्स ही सही अपने बॉडी के लिए कुछ करें, यानी कि एक वर्कआउट करें, फिजिकल एक्सरसाइजेस करें। आमतौर से ख़वातीन में या फीमेल्स में देखा जाता है कि एक्सरसाइजेस या एक वर्कआउट जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, चाहे वो सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो। ज़्यादातर दूसरे घर के चोर्स में जाता है, जो कि एक बहुत ही पॉइंट ऑफ कंसर्न है क्योंकि एक वक़्त के बाद हमारी बॉडी गिव अप करना स्टार्ट कर देती है। एक्सरसाइज़ेस करने से या वर्कआउट करने से डोपामाइन रिलीज़ होता है ब्रेन में। डोपामाइन एक हार्मोन है जो हमें बेहतर फ़ील कराता है, हमें मोटिवेट करता है अपने दिन की शुरुआत प्रोडक्टिविटी के साथ करने के लिए। लास्ट जो मैं बताऊँगी वो है कि जब हम सवेरे उठें, जो फर्स्ट आधा घंटा होता है हमारा सुबह सुबह का, उस वक़्त में हम किसी भी तरह की डिवाइस की तरफ ना जाएँ। बल्कि हम सुकून में गुज़ारें, और सुकून में गुज़ारने के लिए तिलावत और नमाज़ और इबादत से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। इसके अलावा आप किसी भी तरह की रीडिंग कर सकते हैं, चाहे वो इस्लामिक रीडिंग हो, चाहे वो नॉन इस्लामिक रीडिंग हो, लेकिन कुछ वक़्त रिफ्लेक्शन में बिताएँ। ये सारी एक्टिविटीज़ अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए, अपने इमोशंस पे काम करने के लिए बेहतरीन शुरुआत होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक़्त दिया हमको और बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर आपने यहाँ पर रोशनी डाली और उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह के मसाइल डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, वो जो हमारे माशरे में और हमारे जवानों के दरमियान है, ज़ाहिर-सी बात है कि एक छोटे से प्रोग्राम में हम सारी बातें नहीं कर सकते हैं। एक छोटी-सी कोशिश है, ये एक शुरुआत है, जो हमने की है और उम्मीद करते हैं कि हम दूसरे भी और भी बहुत से जो टॉपिक्स हैं और इससे रिलेटेड हैं, इस मेंटल हेल्थ से, हम आपसे इस सिलसिले में राय और मशवरा करते रहेंगे, आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे और उनके भी हल अपने माशरे के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए, तमाम इंसानों के लिए बयान करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, इंशाअल्लाह कभी और आपको फिर ज़हमत देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।